हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीर्ति एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन उसके सपने बहुत अनोखे थे। कीर्ति अपनी माँ सरला और भाभी पूजा के साथ रहा करती। एक दिन कीर्ति को देखने के लिए पुष्कर और उसकी माँ कविता आती हैं। कीर्ति को देखकर पुष्कर का दिल मानो गार्डन गार्डन हो जाता है और वो अपनी माँ के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसे सुनकर कविता हंसती है। देखिए, हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब आप अपनी बेटी को पूछ लीजिए कि मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद है या नहीं। अरे इससे क्या पूछने की बात है। हमारे बेटी को अच्छा परिवार, अच्छा खानदान मिल रहा है, उससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन शादी से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। मेरा एक सपना है, क्या शादी के बाद वो पूरा कर दोगे? अरे बेटी, इसकी चिंता मत करो, हम बहुत ही खुले विचारों वाले हैं। तुमको जो करना है वो कर लेना। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे शादी के बाद। अरे कीर्ति, उन्होंने तुझे बोल दिया ना कि वो सब करने देंगे, फिर किस बात की बहस करनी है तुझे। चल अंदर जा। कीर्ति चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। कविता और सरला दोनों बैठकर शादी की बातें करने लगते हैं और दोनों की शादी तय कर देती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और कीर्ति को अपनी शादी की जल्दी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो पुष्कर से कॉल पर हनीमून पर जाने की बात कर रही थी और ये सब सरला सुन लेती है। आय हाय, बेशरम हो गई है तू तो। जब से शादी लगी है तब से हनीमून जाने की बात कर रही है। माँ, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है। हनीमून पर भी तो उनके साथ ही जाऊंगी ना, जिससे बात कर रही हूँ। आप भी ना कैसी बातें करती हो। तू तो मेरा नाम ही डुबा देगी। ना जाने वो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे कि कैसे संस्कार दिए हैं लड़की को। शादी से पहले ही हनीमून की बात कर रही है। माँ, आप अभी यहाँ से जाओ। अभी मैं आपके दामाद से बात कर रही हूँ। आपसे तो मैं बाद में भी बात कर लूंगी। कीर्ति इतना बोलकर कान में फोन लगाती है और पुष्कर से बातें करने लगती है। सरला भी अपना काम करने चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रात कीर्ति सो रही होती है और सपने में देखती है कि वो विदेश में पुष्कर के साथ हनीमून मना रही थी। तभी अचानक से अलार्म बजता है और उसकी आंखें खुल जाती है और वो खुद से बोलती है, क्या यार, इस अलार्म को भी अभी ही बजना था क्या? इतना अच्छा सपना देख रही थी और इसने मेरा पूरा सपना बिगाड़ कर रख दिया। ना जाने ऐसे विदेश में हनीमून का सपना मैं कब देख पाऊंगी। अब उठ गई हूँ तो सबको सपना ही बता देती हूँ। कीर्ति उठकर जल्दी से फ्रेश होती है और नहाकर रसोई में जाती है। रसोई में कीर्ति की भाभी पूजा खाना बना रही थी। गुड मॉर्निंग भाभी, आज आप खाने में क्या बना रही हो? बस वही, लेकिन तुम आज ऐसे क्यों पूछ रही है? कोई बात है क्या? और आज तुम रसोई में कैसे आ गई? नहीं भाभी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप तो मुझे खामखा छेड़ रही हो। अब तो पक्का कोई बात है, मुझे बताओ तो। अरे मुझसे क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे तो बता ही सकती हो। आपको पता है आज क्या हुआ? कल रात को मैंने सपना देखा कि मैं और पुष्कर जी विदेश में अपना हनीमून मनाने गए हैं और हम बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे मेरा अलार्म बज गया और मेरा सपना पूरा ही नहीं हो पाया। अब तो पता नहीं ये सपना दोबारा कब आएगा। कोई बात नहीं, इस सपने को हकीकत कर लेना जब शादी होगी। नंदोई जी के साथ विदेश में हनीमून मनाने चली जाना, फिर सपने में जो होने वाला था वो असलियत में होगा। पूजा के इतना बोलते ही दोनों ननद भाभी हंसने लगती हैं। उन दोनों की सारी बातें रसोई के बाहर खड़ी सरला सुन लेती है और रसोई के अंदर आती है। हाय राम, अभी तक दामाद जी से बात करती थी, अब तो अपना सपना बहू को बताने लग गई है। इतनी बेशरम कब से हो गई है? ये सब बातें भला कोई किसी को बताता है क्या? माँ, ये सब बातें आपके लिए बेशर्मी वाली होंगी, लेकिन मेरे लिए तो सपना है और मैं तो विदेश में हनीमून मनाने जाऊंगी। ये बात मेरी सास को भी बता देना। कीर्ति अपनी माँ के साथ भी हनीमून की बातें करने लगती है और सरला कीर्ति की बात से परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ कीर्ति की शादी पुष्कर के साथ बड़ी ही धूमधाम से होती है और वो अपनी ससुराल आ जाती है। कीर्ति का स्वागत करने के लिए कविता की पड़ोसन विमला आती है। अरे वाह कविता, बहू तो तू बिल्कुल चांद से ढूंढ कर लाई है। बहुत ही सुंदर है तेरी बहू तो। और क्या, अरे कविता की बहू है, सुंदर तो होगी ही। बात तो सही बोल रही है। वैसे बहू, अपने हनीमून पर कहाँ जाएगी? कुछ सोचा है तूने? बिल्कुल आंटी जी, शादी से पहले ये सब सोच कर आई हूँ। मैं तो अपना हनीमून विदेश जाकर ही मनाऊंगी, यही मेरा सपना है। आय हाय, देख तो कविता तेरी बहू को। लोग हनीमून के नाम पर मंदिर जाते हैं ताकि जोड़ी सलामत रहे, और तेरी बहू हनीमून बनाने विदेश जाना चाहती है।
भैया हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं होता था। हाँ आंटी जी, आपके समय में जाते होंगे लोग मंदिर, अब तो हम अलग जमाने के हैं। पर हम खुश रहेंगे तभी तो भगवान हमारी जोड़ी सलामत रखेंगे। पर सारी बातें यहीं कर लेगी क्या विमला? अब बहू को घर के अंदर भी आने दे, थक गई होगी वो, आराम करने दे, फिर उसके बाद बात कर लियो। कविता इतना बोलती है और बहू की आरती करके उसे कमरे में आराम करने भेज देती है। अगले दिन कीर्ति जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम करती है और अपनी पहली रसोई की रस्म भी करती है। कुछ देर बाद सभी खाना खाते हैं। तभी कीर्ति सबको खाना देती है और बोलती है, माँ जी आप मुझे ये बताओ कि अब हम हनीमून पर कब जाएंगे? सारी रस्में रिवाज तो हो ही गई है ना। तुझे हनीमून पर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अरे आराम से चले जाइयो। वैसे भी पुष्कर तेरा ही है, वो कहीं नहीं जा रहा है। अभी तो तू घर में आई है और अभी बाहर जाएगी तो नजर लग जाएगी। माँ जी ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? जब नई नई शादी होती है तभी तो सभी अपने हनीमून पर जाते हैं। और आप बात की बात कर रही हो, मुझे जल्दी से विदेश जाना है। अरे तुझे थोड़ा लेट जाने को ही तो बोला था, मना थोड़ी ना किया था। टिकट तो लेनी पड़ेगी ना, फिर ये ऐसे ही चली जाएगी। कविता की बातें सुनकर कीर्ति ज्यादा बहस नहीं करती और सबके खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कविता को बार बार हनीमून के लिए वो बोलती है, लेकिन कविता उसकी बात को अनसुना कर देती है। ऐसे ही एक दिन कीर्ति अपने पति के साथ थी। पुष्कर जी हम हनीमून पर कब जाएंगे? आप माँ जी को बोलते क्यों नहीं हो कि हमको हनीमून पर भेज दें? क्या करना है हनीमून पे जाकर? अरे बस पैसा बर्बाद होता है। अरे दुनिया भर के खर्चे, इससे अच्छा तो ये होगा ना किसी मंदिर जाएं और भगवान के दर्शन करें बस। मैं आपसे हनीमून जाने की बातें कर रही हूँ और आप मंदिर जाने की बातें कर रहे हैं। आप खुद माँ जी से बात करेंगे या मैं अपने मायके चली जाऊँ? अच्छा ठीक है बाबा, मैं माँ से बात करता हूँ, उसके बाद ना 2 दिन बाद हनीमून पे चलेंगे, ठीक है? पुष्कर इतना बोलकर सो जाता है और अगले दिन अपनी माँ से कीर्ति के सामने हनीमून पर जाने की बात करता है। 2 दिन बाद कविता कीर्ति को बिना बताए टिकट करवाती है और पुष्कर को देती है। वो दोनों अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। कीर्ति बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद वो बस स्टैंड पहुँचते हैं और कीर्ति पुष्कर से पूछती है, लेकिन पुष्कर उसको सोने के लिए बोल देता है। कुछ देर बाद दोनों जम्मू पहुँच जाते हैं और पुष्कर कीर्ति को जगाता है। पुष्कर जी मैं अपनी आँखें खोल रही हूँ, मैं विदेश देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। क्या मैं अपनी आँखें खोल लूँ? हाँ हाँ जरूर, तुम ना अपनी आंखें खोलो और जन्नत देखने का ना मौका पाओ। कीर्ति अपनी आंखें खोलती है और अपने आप को वैष्णो देवी में पाकर हैरान हो जाती है। तभी पुष्कर बोलता है, तुम ये देख के हैरान हो गई ना? मुझे पता था यार कि तुम बहुत ज्यादा खुश होगी। ये क्या, आपने हनीमून के नाम पर मुझे वैष्णो देवी लेकर आ गए? अभी आप रुको, मैं अभी माँ जी को कॉल करती हूँ। कीर्ति कविता को कॉल करती है। माँ जी मैंने आपको कहा था कि मुझे हनीमून पर विदेश जाना है, लेकिन आपने तो मुझे हनीमून के नाम पर वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भेज दिया। हाँ बहू, तुझे वहाँ इसीलिए भेजा ताकि भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। हमारे यहाँ की बहुएं अपने हनीमून के नाम पर भगवान के दर्शन करने के लिए जाती है, ना कि विदेश में हनीमून मनाने। अब तू आराम से अपने हनीमून को एंजॉय कर और मुझे बार बार कॉल मत करियो। कविता इतना बोलकर कॉल कट कर देती है और कीर्ति वहीं अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाती है। और इस तरह कीर्ति का विदेश में हनीमून बनाने का सपना अब सपना ही रह जाता है। निशा सर्दियों के मौसम में नई नई शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है। उसे अपने ससुराल के रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय निशा अपने कमरे में रजाई ओढ़कर आराम से सो रही होती है। तभी उसकी सास सुरीली उसके कमरे में आती है और उसे जगाते हुए कहती है, बहू अपने मायके से कौन सा तरीका सीख कर आई है? सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी तक तू सो रही है? माँ जी क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही है? इतना मस्त सर्दियों का मौसम है, सोने दीजिए ना, अभी 4 ही तो बजे हैं। बहू 4 बज गए, रोज से लेट ही हो गए हैं आज, वरना हमारे यहाँ सभी औरतें 3 बजे ही उठ जाती हैं और सारा काम करके 4 बजे तक नहा धोकर रसोई में चली जाती हैं। माँ जी तो सोती कब है? मुझे तो 1 बजे से पहले नींद नहीं आती और सुबह 8 बजे से पहले आंखें नहीं खुलती हैं। मुझे सर्दियों के मौसम में सोना बहुत अच्छा लगता है। बस कोई मुझे रजाई से निकलने के लिए ना बोले, वरना वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मेरे मायके में कोई मुझे सर्दियों के मौसम में सोते टाइम कोई नहीं जगाता था। बहू लगता है तू भूल रही है कि ये तेरा मायका नहीं ससुराल है और तेरी ये ससुराल में पहली सर्दियाँ हैं, इसलिए शायद तुझे पता नहीं है
कि यहाँ सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, लेकिन हर चीज का समय वही रहता है जो चलता आ रहा है। माँ जी, धीरे धीरे ही सीखूंगी ना जल्दी उठना। मेरी तो ससुराल में पहली सर्दी ही पड़ी है, वरना अपने मायके में तो मैं सर्दियों में बेड से नीचे पैर भी नहीं रखती थी। काम करना तो दूर की बात है। बहू, अब तो अपने मायके के सपने से बाहर निकल और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा पूजा करने के लिए। माँ जी, नींद आ रही है, थोड़ी देर सोने दीजिए ना। इतनी जल्दी उठकर क्या करूँगी? अक्षय जी भी तो नहीं है जो उनके लिए नाश्ता रेडी करूँ। बिल्कुल भी नहीं। मैं तेरे लिए अपने घर के नियम नहीं बदल सकती हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे अब और कुछ नहीं। सुरीली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है। फिर भी वो जैसे तैसे तैयार होकर कुछ समय बाद नीचे जाती है और अपनी सास के साथ पूजा करके रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुरीली के घर में ना होने का फायदा उठाकर निशा हॉल में बैठी आराम से चाय पकौड़े खाते हुए टीवी देख रही होती है। तभी सुरीली वहाँ आती है और अपनी बहू को आराम से चाय पकौड़े खाते हुए देखकर कहती है, क्या बात है बहू, सर्दियों के मौसम का मजा लेना तो कोई तुझसे सीखे। कितने आराम से अकेली बैठी मजे लेते हुए चाय पकौड़े खा रही है। माँ जी, आप इतना जल्दी आ गई, मैंने तो सोचा आप शाम तक आएंगी। बहू, मैं हॉस्पिटल मरीज को देखने गई थी, वहाँ बसने नहीं गई थी। लेकिन तुझे इतना क्यों दुख हो रहा है मेरे जल्दी आने पर? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मेरी वजह से तेरी पार्टी खराब हो गई ना। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो काम से फ्री हो गई थी और भूख भी लगी थी, इसलिए मैंने चाय पकौड़े ही बना लिए। हाँ, अकेले ही तो खाना आता है, उस टाइम पर तुझे आलस नहीं आता है। सिर्फ हमारे लिए कुछ करना हो तभी आलस आता है। ससुराल की पहली सर्दियाँ मुझे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रही हैं। न चैन से सो सकती हूँ, न चैन से खा सकती हूँ। इसलिए लोग ससुराल पहुँचने के बाद मायकों को इतना याद करते हैं। माँ जी, आप तेल वाली चीजें खाती नहीं हैं, इसलिए नहीं बनाती हूँ आपके लिए। रहने दे बहू, अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कौन कितना मानता है। सुरीली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर निशा का मूड खराब हो जाता है और वो भी अपना खाना छोड़कर गुस्से में अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसकी सहेली शालू का कॉल आता है और वो कहती है, तू तो शादी के बाद बिल्कुल ही भूल गई मुझे। शादी से लेकर अब तक तूने एक कॉल भी नहीं की। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद तू इतनी बदल जाएगी। खैर छोड़, बता कैसी कट रही है तेरी ससुराल की पहली सर्दियाँ मेरी आलसी दोस्त। देख, अगर तूने मेरा मूड खराब करने के लिए मुझे कॉल किया है तो जैसे फोन किया है वैसे ही कट भी कर दे, क्योंकि मुझे तेरी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तू इतना भड़क क्यों रही है? मैं तो सोच रही थी कि मैं तुझे फोन करके सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। फोन उठाते ही तू शुरू हो गई। क्या हुआ? जीजू से कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा करने के लिए साथ होना चाहिए इंसान, लेकिन वो मुझे बस शादी करके यहाँ नौकरानी बनाकर छोड़कर खुद बाहर घूम रहे हैं। तो तुझे क्यों नहीं ले गए? इस बहाने तू भी घुमाती बाहर। इसका मतलब सर्दियों के इतने अच्छे मौसम में भी तुझे कहीं घूमने को नहीं मिलेगा। इतने अच्छे सर्दियों के मौसम में यहाँ चैन से सोने और खाने को नहीं मिलता है, तो घूमने की बात कर रही है? यार सच में जो सोचा था उसका उल्टा हो गया, सिवाय एक चीज के कि मेरी शादी तो सर्दियों के मौसम में हो गई है, लेकिन ससुराल की पहली सर्दियाँ मुझे बहुत भारी पड़ रही है। ओ, लगता है तेरी सास अच्छी नहीं है, ज्यादा परेशान करती है क्या वो तुझे? अगर ऐसा है तो फोन करके बता दे जीजू को। यार अब मैं क्या बोलूं? मैं उनसे परेशान नहीं हूँ, उनकी पुरानी सोच से परेशान हूँ। पहले जमाने की औरतों की तरह 3 बजे उठा देती हैं, दिन में सोने नहीं देती हैं। कुछ मौसम के चलते अच्छा बना लो तो सुना सुना कर खाने ना दे। यार थक गई हूँ मैं। यार तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? कब तक तू ऐसे बंद कर रहेगी? कहाँ तू अपने मायके में एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीती थी, और यहाँ तुझे कितना काम करना पड़ता है। माँ सही कहती थी शालू कि जब शादी होगी तब पता चलेगा तुझे, जो यहाँ कोई काम नहीं करती है तू। आज सच में पता चल रहा है। चल अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। निशा इतना कहकर फोन रखकर अपने घर के बाकी कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज निशा बहुत सारे गंदे कपड़ों हाथों में ली छत पर जा रही होती है। तभी उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, बहू, तू ये कपड़े लिए कहाँ जा रही है?
माँ जी छत पर जा रही थी कपड़े धोने के लिए। बहुत अच्छी धूप भी निकली है, इसी बहाने थोड़ी धूप भी मिल जाएगी, ठंड लग रही है और वॉशिंग मशीन भी ऊपर है। बहू, हमारे घर की बहुएं छत पर नहीं जाती और तू तो अभी नई है और इतने से कपड़े के लिए मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। पहले के जमाने में वॉशिंग मशीन नहीं थी तो क्या कपड़े नहीं धुलते थे क्या? अपनी सास की बात सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है। जब तक वो आगे कुछ बोलती, इतने में उसका पति अक्षय वहाँ आ जाता है और निशा से मजाक करते हुए कहता है, तुम इतने सारे कपड़े लेके खड़ी हो, तुमने कपड़े धुलाई का भी काम शुरू कर दिया क्या? मैंने तो सोचा था मेरे वापस आने पर तुम हाथों में थाली लेकर आरती उतारते हुए मेरा स्वागत करोगी, लेकिन तुम तो यहाँ कपड़े लेकर खड़ी हो। आप तो मुझसे बात ही मत करिए। आप मुझे अपनी पत्नी बना के नहीं नौकरानी बना कर लाई हो ना। अरे तो तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया है? मैं तो यहाँ था भी नहीं। आप नहीं थे तभी तो आपके आने पर आपको सुना रही हूँ। अब बहुत हो गया, अब मैं आपके इस जेल में नहीं रह सकती। मैडम ये जेल नहीं, ये मेरा घर है। और ना तुम इतना भड़क क्यों रही हो? क्या हुआ है माँ, आप ही बता दो। कुछ नहीं बेटा, बस मेरी बहू को अपने ससुराल की पहली सर्दियाँ कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रही हैं। अपने मायके में सर्दियों के मौसम में कोई काम नहीं करती थी, यहाँ इसे काम करना पड़ रहा है, इसलिए इतना सुना रही है बहू। बल्कि कोई खास काम करती भी तो नहीं है। अक्षय जी, मैं काम करती हूँ कि नहीं ये तो आपको मेरी हाथ पैर की सूजी हुई उंगलियाँ ही बता देंगी। जरा इनकी तरफ देखिए, बात साफ है अक्षय जी। मैं माँ जी के पुराने जमाने की सोच के साथ नहीं रह सकती हूँ, ना अकेले में सर्दियों में इतना काम कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये क्या बात हुई? मायके जाने की बात कहाँ से आ गई इसमें? अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो मिलकर बात करिए। आखिर में रहना तो आप दोनों को साथ ही है ना। इस तरह से बहस करके अपनी फैमिली का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। अक्षय की बात सुनकर दोनों को अपनी कमियां समझ में आती हैं। सुरीली अपने बेटे अक्षय की बात मानकर अपनी बहू को बात बात पर टोकने वाली आदत को भी कम करने की कोशिश करती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।